इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ओपैम्प इंटीग्रेटर पढ़ेंगे। बेसिकली इसका नाम इंटीग्रेटर सर्किट्स है, जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर से इसका डिज़ाइन होता है। इसका नाम इंटीग्रेटर क्यों पड़ा, तो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में ये लिखा है, एन इंटीग्रेटर इज ए सर्किट दैट परफॉर्म ए मैथमेटिकल ऑपरेशन कॉल्ड इंटीग्रेशन। ये जो ओपैम्प सर्किट्स होता है ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करता है। आप जो भी इनपुट सिग्नल दोगे उसको ये इंटीग्रेट कर देता है, या ऐसे भी कह सकते हो इसका जो आउटपुट सिग्नल होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट सिग्नल होता है। या बहुत सारे बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ रहता है, द आउटपुट सिग्नल ऑफ दिस सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट सिग्नल। बात को ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट सिग्नल। सो इसका आउटपुट सिग्नल जो आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट सिग्नल होता है। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज इंटीग्रेटर। आप लोग मैथ्स में इंटीग्रेटर ऑलरेडी पढ़ते हो, जैसे साइन थीटा को इंटीग्रेट करना होता है तो माइनस कॉस थीटा आ जाता है, या कॉस थीटा को इंटीग्रेट करते हो तो साइन थीटा आ जाता है। सेम कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी होने वाला है। क्लियर है? मैं ओपैम्प के इंट्रोडक्शन क्लास में बताया भी था आप लोग को कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए इन्वेंट किया गया था। उस समय ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इस तरह का वर्क करता था। क्लियर है? तो यहाँ पे यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसके थ्रू आप किसी सिग्नल को इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेटर इज प्रोड्यूस लीनियर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वोल्टेज। कह रहा है कि इंटीग्रेटर का मेन यूज जो है वो लीनियर इंक्रीजिंग आउटपुट वोल्टेज और डिक्रीजिंग वोल्टेज प्रोड्यूस करना होता है। इसको लीनियर सिग्नल बोलते हैं। ये टाइम के रेस्पेक्ट में कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते रहता है और ये फिर डिक्रीज करेगा। मैं बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये लीनियर आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। द इंटीग्रेटेड सर्किट इज सिमिलर टू इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट एक्सेप्ट दैट कैपेसिटर C इज यूज इंस्टीड ऑफ रजिस्टर RF। कह रहा है कि ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होता है ये बिल्कुल इन्वर्टर सर्किट की ही तरह होता है। सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस होता है कि यहाँ पे RF यानी कि फीडबैक रजिस्टर हुआ करता था, उस फीडबैक रजिस्टर की जगह पे अभी कैपेसिटर C यूज किया गया है। बाद बाकी जो सर्किट देखोगे वो बिल्कुल सेम होगा। यहाँ शुरू में यहाँ पे इनपुट वोल्टेज, इनपुट रेजिस्टेंस, ये इन्वर्टर सर्किट में ऑलरेडी ऐसा ही होता था, सिर्फ RF की जगह पे यहाँ पे कैपेसिटर यूज हो गया। क्लियर है? तो ये तो कुछ बेसिक्स रहा इस टॉपिक का। अब हम लोग को इसका वी आउट फाइंड आउट करना है। मैथमेटिकल डेरिवेशन के थ्रू आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इसका मैथमेटिकल आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। इसके आउटपुट वोल्टेज को हम लोग दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आइदर हम लोग KCL अप्लाई करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर एक जो नॉर्मल सर्किट एनालिसिस मेथड होता है उसके थ्रू भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस सर्किट में हम लोग दो तीन चीज़ जानते हैं ऑलरेडी। इनपुट अप्लाइड वोल्टेज के कारण यहाँ पे करंट I फ्लो होता है, और यही सेम करंट I जो है इस नोड A से इधर फ्लो हो जाता है। यहाँ पे कोई करंट II का वैल्यू 0 होता है, यानी कि इधर कोई करंट फ्लो नहीं होता है। और हम लोग जानते हैं I = IF होता है। अब इस सर्किट्स को हम लोग ऐसे, इस सर्किट्स में हम लोग वी आउट देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग मेथड 1 यूज करेंगे, मेथड 1। ठीक है, और सबसे पहले इस में I का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो I = क्या लिखोगे, यहाँ पे करंट का वैल्यू ऑलरेडी मैं लिखना सिखाया हूँ, तो इसको लिख सकते हो आप Vin - VA। इस नोड पे जो वोल्टेज होगा इसको आप VA वोल्टेज मान लो, तो Vin - VA डिवाइडेड बाई R। और VA का वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग जानते हो वर्चुअल ग्राउंड में मैं बताया था इस नोड पे वोल्टेज का वैल्यू 0 होता है, तो VA का वैल्यू 0 होता है। तो इस तरीके से I = आ जाएगा Vin/R। इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। दूसरा चीज़ क्या कीजिए कि ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा इसको VC वोल्टेज एज्यूम कर लीजिए। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल बी VC। एंड ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूँ V0 = यहाँ पे जो वोल्टेज होता है
इस कंपोनेंट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है ये आउटपुट वोल्टेज के बराबर होता है। तो वी नॉट इक्वल टू आप लिखोगे माइनस वी सी। अब क्वेश्चन ये भी रहता है कि माइनस वी सी क्यों लिखे। बहुत स्टूडेंट लोग मुझे पूछे भी थे कि जब रजिस्टर था तो वहाँ पे माइनस वी, वहाँ पे मैं लिखता था वी नॉट इक्वल टू माइनस वी आर। चलिए आज मैं बता दूंगा इसको कि ये क्यों हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मैं बता दूंगा ये चीज़ कैसे आता है। ठीक है, तो वी नॉट इक्वल टू माइनस वी सी, यानी कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज होगा इस वी सी के अक्रॉस होगा। चलो यहीं पे बता देते हैं ये वी सी के बराबर क्यों होगा। किसी भी कंपोनेंट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसके दो टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है। तो ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो Vc है और इसके दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज कितना है, तो एक साइड में वोल्टेज है Va और दूसरे साइड में वोल्टेज है V नॉट इक्वल टू Vc। ऐसे लिखोगे Va माइनस वी नॉट इक्वल टू Vc। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये कोई कॉम्पोनेंट्स है, इसके अक्रॉस वोल्टेज Vc है। इस Vc का वैल्यू कैसे लिखोगे, तो इस कंपोनेंट्स के दोनों टर्मिनल पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा वही Vc के बराबर होगा। तो यहाँ का वोल्टेज Va हो जाएगा नोड A का वोल्टेज और इस टर्मिनल पे वोल्टेज V नॉट है। तो Va माइनस वी नॉट इक्वल टू Vc लिखोगे और Va का वैल्यू ऑलरेडी आप लोग जानते हो 0 वोल्ट होता है, तो 0 माइनस वी नॉट इक्वल टू Vc आ जाएगा। क्लियर है, तो वी नॉट इक्वल टू लिखोगे माइनस Vc। आया बात समझ में। ऐसा ही अगर मान लो RF रहता है तो RF के क्रॉस भी हम लोग ऐसा ही लिखते हैं। चलिए अब इक्वेशन को आगे लेके चलते हैं। अब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है Vc इक्वल टू होता है 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I dt। ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर है। वैसे ही यहाँ पे भी तो ये कैपेसिटर है, तो इसका Vc का वैल्यू कितना होगा, तो आपको देखना होगा इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो Vc का फॉर्मूला होगा माइनस, ये माइनस रहेगा, Vc का फॉर्मूला यहाँ से 1/c 1/ कैपेसिटेंस इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है I dt लिखना है। तो करंट हम लोग को देखना, तो यहाँ पे करंट है IF इंटू dt। ठीक है, ये अलग पार्ट हो गया। तो इस तरीके से ये बात आ गया यहाँ पे। और इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं I इक्वल टू IF होता है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा भी है I इक्वल टू IF होता है। और I का फार्मूला यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। I का फार्मूला हमारे पास आ गया था V in बाई R। देखिएगा यहाँ से I का वैल्यू आ गया था V in बाई R। तो इस तरीके से अब आपको इस इक्वेशन में ये जो V नॉट का इक्वेशन आया, V नॉट का इक्वेशन आया था माइनस 1/c IF dt। अब यहाँ पे IF की जगह पे I वैल्यू पुट करना है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा V नॉट इक्वल टू 1/c I का वैल्यू IF का वैल्यू I लिख लो इंटू dt। और I का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हो, यहाँ पे उस वैल्यू को पुट कर दोगे इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 में I का वैल्यू है V in बाई R। तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ V in बाई R dt। ठीक है, और R तो कांस्टेंट होता है, इसको बाहर कर लोगे तो ये आ जाएगा माइनस 1/c R V in dt। ये V नॉट का ही फाइनल वैल्यू आ गया। क्लियर है। आप इस इक्वेशन में क्या देखोगे, 1/cr जो है C यहाँ पे कैपेसिटेंस है, C इज द कैपेसिटेंस एंड R इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वैल्यू। सो बोथ वैल्यू आर कांस्टेंट, तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है कांस्टेंट हो जाएगा, ये से वेरिएबल वैल्यू होगा। तो अगर इस कांस्टेंट टर्म को हटा दो या इस कांस्टेंट टर्म को अभी इग्नोर करो, तो आप क्या देखोगे, V नॉट जो है इंटीग्रेशन ऑफ V इन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो आउटपुट वोल्टेज V नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट वोल्टेज V इन। तो ये एक डेरिवेशन था, बहुत ही इजी डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को आप लोग खुद से कर लोगे। चलो ये तो फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड में बताता हूँ इसका कैसे V आउट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड मेथड हम लोग KCL के थ्रू
सेकेंड मेथड जो होगा हमारा KCL मेथड होगा, जिसके थ्रू हम लोग आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। KCL मेथड में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कितनी बारी आप लोग को कि KCL हमेशा नोड A पे अप्लाई करेंगे। तो नोड A पे जब KCL अप्लाई करोगे तो I = IF लिखोगे इस सर्किट्स के लिए। I का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो I का वैल्यू भी लिखना मैं बता चुका हूँ, Vin - VA डिवाइडेड बाई R लिखोगे, और IF का वैल्यू लिखोगे VA - V0 डिवाइडेड बाई, नहीं सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते हैं, IF है ना, तो ये IF कैपेसिटर से फ्लो हो रहा है, तो करेंट इनटू कैपेसिटर का फार्मूला होता है CdV/dt, ठीक है। और V के जगह पे VC लिखेंगे, CdVC/dt, यानी कि ये कैपेसिटेंस हो गया, और VC जो होता है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होता है। अब करना क्या है, तो इसको एक टर्म और लिखेंगे, VA डिवाइडेड बाई R लिखेंगे, और इसको लिखेंगे VC का वैल्यू लिखेंगे VA - V0 डिवाइडेड बाई dt, क्योंकि कैपेसिटर अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा, VA - V0 होगा, ऑलरेडी पिछले टॉपिक में पढ़ाए थे। तो यहाँ से क्या करना है कि VA का वैल्यू ऑलरेडी जानते हो 0 होता है, तो इन दोनों टर्म में VA का वैल्यू 0 पुट करोगे तो Vin/R आ जाएगा ये, और ये वैल्यू आ जाएगा C, ये तो 0 हो जाएगा, क्लियर है, ये 0 हो जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा dV0 डिवाइडेड बाई dt, क्लियर है। तो ये आपका वैल्यू आ गया। कैपेसिटर को इधर भेज दो तो Vin/RC आ जाएगा इक्वल टू माइनस dV0 डिवाइडेड बाई dt। अब करना कुछ नहीं है, इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो लिखोगे इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड ऑफ इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू t। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसको लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ Vin/RC इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ V dt इंटू V0। इसको दो पार्ट में तोड़ के लिख लिया। तो यहाँ से इंटीग्रेशन और ये डिफ्रेंसिएशन कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे dt छूट गया, तो ये लिख लोगे इंटू यहाँ पे भी dt होगा, ठीक है, यहाँ पे भी dt होगा, तो dt तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, क्लियर है। अब देखो तो ये बच के आ गया, यहाँ से सिर्फ V0 बचा, माइनस V0 बचा, और इधर इंटीग्रेशन का टर्म आ गया, यानी कि ये टर्म आ गया माइनस V0 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Vin/RC dt। यहाँ से माइनस को इधर भेज देते हैं तो V0 इक्वल टू हो जाएगा माइनस, और RC कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो तो बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ Vin/dt। तो ये आपका फाइनल आउटपुट आ गया। यहाँ पे भी देखोगे क्या, आउटपुट जो वोल्टेज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट वोल्टेज होगा। कोई भी मेथड हो, आपको फाइनल आउटपुट वोल्टेज याद रखना बहुत ही आसान है। आउटपुट वोल्टेज याद रखना -1/RC कर लो, 1/RC, और इंटीग्रेशन ऑफ Vin कर लो, क्लियर है। चलो इसके आगे मैं आप लोग को समिंग इंटीग्रेटर पढ़ा देता हूँ। समिंग इंटीग्रेटर क्या होता है, ऐसा समिंग एम्पलीफायर पढ़े थे जिसमें नंबर ऑफ इनपुट देते हैं, ठीक है, वैसे ही समिंग इंटीग्रेटर होता है। एक इनपुट वाला इंटीग्रेटर अभी जस्ट पढ़ें, यहाँ पे बहुत सारा इनपुट वाला है, तो इसका वैल्यू जैसे एक का आउटपुट ये होता है और बहुत सारा रहेगा तो सबका सम कर लेंगे। आप इसको देख लोगे यार, ये बहुत ही आसान है, आप चाहो तो KCL लगा के भी इसको प्रूव कर सकते हो। इंटीग्रेटर का इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अगर इनपुट स्क्वायर वेव रहा इंटीग्रेटर का तो आउटपुट का वेवफॉर्म क्या होगा, या इनपुट साइन वेव रहा तो आउटपुट का वेवफॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो आप ना इसको थोड़ा सा देखोगे, जब इनपुट स्क्वायर दोगे तो इसका आउटपुट जो होता है निगेटिव ट्रायंगुलर सिग्नल होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है इनपुट अगर स्क्वायर होगा तो आउटपुट निगेटिव ट्रायंगुलर वेव होगा, अगर इनपुट साइन वेव होगा तो आउटपुट जो है माइनस कोसाइन वेव होगा। तो ये तो फार्मूला से भी पता चल जाता है कि साइन को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस कॉस आता है,
ठीक है, या कॉस को, या ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कॉस पूछा जाए कि कॉस वेव इनपुट है तो आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट साइन वेव होगा। तो ये तो इंटीग्रेशन का पार्ट है, वो जानते हैं। बट स्क्वायर क्यों आता है, चलो उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। स्क्वायर को कैसे ये ट्रायंगुलर वेव में कन्वर्ट करता है। देखो, अगर मान लो ये इनपुट स्क्वायर वेव रहा, इनपुट सिग्नल आप स्क्वायर में दे रहे हो, क्लियर है, तो आपका आउटपुट जो होता है निगेटिव ट्रायंगुलर सिग्नल आता है, ऐसा सिग्नल आता है। इसका कारण ये कैपेसिटर है। ये जो करंट पास होता है कैपेसिटर से, तो कैपेसिटर जो होता है ना, चार्ज और डिस्चार्ज होता है, ठीक है। जब पॉजिटिव, जितना देर तक पॉजिटिव हाफ सिग्नल रहेगा उतना देर तक कैपेसिटर चार्ज होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। तो ये निगेटिवली चार्ज होते रहता है। फिर जब ये इनपुट सिग्नल निगेटिव में चला जाता है तो ये फिर इसका डिस्चार्जिंग केस आ जाता है, ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगता है। कैपेसिटर जो होता है ना, इसके कारण, अगर रसिस्टर रहता तो आप लोग जानते हो, या मैं बताया भी था कि इसका आउटपुट जो वोल्टेज होता है वो सेचुरेट कर जाता है रसिस्टर के कारण, क्लियर है। बट कैपेसिटर में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के कारण ऐसा वेव फॉर्म आता है। लीनियरली ये डिक्रीज कर रहा है, फिर ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, या कह सकते हो निगेटिव डायरेक्शन में ये इंक्रीज कर रहा है, फिर ये धीरे धीरे जीरो की तरफ डिक्रीज कर रहा है। तो ये ऐसा कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का केसा के कारण होता है। चलिए एक इंटीग्रेटर सर्किट का और मैं डिज़ाइन सिखा रहा हूँ आप लोग को। ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, ये इंडक्टर्स को यूज करके डिज़ाइन किया गया है। कुछ नहीं, यहाँ पे फीडबैक कंपोनेंट्स की जगह पे आर रहेगा, आरएफ यानी कि फीडबैक रसिस्टर रहेगा, बट इनपुट रसिस्टर की जगह पे इंडक्टर यूज होगा। और ये जो सर्किट फॉर्म हो रहा है, ये हमारा इंटीग्रेटर का सर्किट फॉर्म हो रहा है। चलिए मैं इसको प्रूव भी करा देता हूँ कि कैसे। यहाँ से आई का वैल्यू निकालो, तो आई चूँकि ये इंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो आप आई एल लिखोगे, करेंट इनटू इंडक्टर। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/L। करेंट इन इंडक्टर का फॉर्मूला ही होता है 1/L इंटीग्रेशन ऑफ वी इन। एक्चुअली होना चाहिए था वी इन माइनस वी ए डी टी, लेकिन वी ए का तो वैल्यू 0 होता है, तो आप डायरेक्ट लिख लो वी इन डी टी। तो ये करेंट का वैल्यू आ गया, ये आई का वैल्यू है। एक्चुअली यहाँ पे जो आई है वही आई एल है। कहने का मतलब है इंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, तो आई ही आई एल है। और वी नॉट इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हो माइनस वी आर, और वी नॉट का वैल्यू माइनस वी आर लिख सकते हैं, क्लियर है। और वी आर का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, वी आर इक्वल टू यहाँ पे आई, सपोज करो कि आई करंट फ्लो हो रहा है, तो आई माइनस आई आर कर लेंगे। चूँकि ये करंट और ये करंट सेम होता है, तो यहाँ पे यही वैल्यू पुट कर दोगे, तो ये आ जाएगा -1/L इंटू वी इन डी टी इंटू आर। आर को इधर लेके आ जाओगे तो -R/L इंटीग्रेशन ऑफ वी इन डी टी। इस तरीके से भी आप क्या देख रहे हो कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, इनपुट का आउटपुट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट वोल्टेज। वी नॉट जो आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी इन आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग इंटीग्रेटर सर्किट्स बोलते हैं। क्लियर है। एक दो बारी इसके बारे में ये भी पूछा जा चुका है कि इंटीग्रेटर जो सर्किट्स होता है ये किस तरह के फ़िल्टर की तरह काम करता है। तो ये लो पास फिल्टर की तरह काम करता है। आप लोग इसको नोट पॉइंट में लिख लोगे, लो पास फिल्टर की तरह यूज होता है, कहीं पे लिख लोगे इट वर्क एज लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर का ये डिज़ाइन होता है। ऑलरेडी मैं आप लोग को एक वीडियो बना के भेज चुका हूँ, जो लोग नहीं देखे होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो जितना भी वीडियो है वो आपको मिल जाएगा। उस वीडियो में देखोगे लो पास फिल्टर का मैं डिज़ाइन भी बताया था। तो ये जो सर्किट्स है ये लो पास फिल्टर का है, और इंटीग्रेटर सर्किट जो होता है लो पास फिल्टर की तरह काम करता है। इसको बहुत अच्छे से याद रखने का ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएटर पढ़ेंगे।